तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज बड़ा सवाल क्या है सैयद साहब, वो ये है जमीर जी की मुश्तबा खामनई के साथ, वो तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। मुश्तबा खामनई के साथ ईरान की जनता सड़कों पर जिस तादाद में उतर रही है, उनका समर्थन कर रही है। अब इससे कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई और गहरी होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका इसको ऐसे देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। तेहरान में न्यू खामनई ऑफ ईरान जिसे कहा जा रहा है, अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रोग्राम में दावत के लिए। तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो वेस्ट वाले जो हैं वो ईरान को अपनी ऐनक से समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ईरान में एक शख्स है, एक पर्सन है जो ईरान को लीड करता है, जबकि ईरान में एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ईरान की जनता और ईरान का सिस्टम ये दो अलग चीज नहीं है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर चूज होता है, उस सुप्रीम लीडर की चॉइस के अंदर भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। पब्लिक मुजतहिद चूज करती है जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट बनते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट फिर इलेक्शन करते हैं, सुप्रीम लीडर को चूज करते हैं। तो ये जब तक ये ऐनक आप रखेंगे अपनी आंखों में कि ईरान की जनता एक और है, ईरान का सिस्टम एक और है, जब तक हमेशा कंफ्यूजन और दुविधा में ही रहेंगे। ठीक है, इसी पर दूसरी एक चीज काउंटर ये है क्वेश्चन है, कि इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन है सैयद जमीर साहब। अभी तक क्या था जो नियम आप कह रहे हैं ना, एक सिस्टम है, वो सिस्टम आयतुल्लाह को चूज करता है। आयतुल्लाह का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अब उनके बेटे को, मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है, वो आयतुल्लाह तो नहीं है। आयतुल्लाह के लेवल का जो धार्मिक गुरु होता है वो तो वो नहीं है। तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। बदतमीजी की बात नहीं है। आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे ना उसका? क्योंकि हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई बोल रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो विरोध के क्रशर जरूर थे, धर्म से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आयतुल्लाह थे ऐसी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपके पास है तो दीजिए, लेकिन तमीज से। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा। ईरान के अंदर 8-7 मर्जे तकलीद हैं, सबने ऐलान किया है कि वो आयतुल्लाह हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं। दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। मुज्तहिद कहते हैं उस शख्स को जो इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता हो और दरसे खारिज देता हो। 15 साल से आगा मुश्तबा खामेनेई जो है वो दरसे खारिज देते हैं। तो ये जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है कि वो ये नहीं है, वो वेस्टर्न नहीं प्रोपेगेंडा है या जो भी है जमीर साहब, दिक्कत यह है कि उससे पहले उनको आयतुल्लाह मुज्तबा नहीं कहा जाता था। तो ये भी एक सच्चाई है ना कि अब कल से रीअफर्म करने लग गए आप लोग कि वो आयतुल्लाह है। लेकिन इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों हुआ था राजशाही के खिलाफ, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? वो तो टूट गया ना जब खामेनेई के बेटे को उस कुर्सी के लिए चुना गया। तो क्या इस आरोप पे दम नहीं है? जी, देखिए, अगर आयतुल्लाह खामेनेई के मरने के बाद आयतुल्लाह खामेनेई ने उनको सेलेक्ट किया होता, इलेक्ट किया होता, रेकमेंड किया होता तो ये वैसा ही होता। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई के बाद जो सैयद अली खामेनेई हैं, उनकी शहादत के बाद ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, देखिए दुनिया में कितनी बर्बरता और क्रूरता है दुनिया के अंदर कि इजराइल बार बार ये कह रहा था कि इनकी मीटिंग होने नहीं देंगे, इनके हेडक्वार्टर पे मार दिया, बम मार के कहा कि हमने सबको मार दिया, तबाह कर दिया है। दुनिया देखिए कितनी जलील और पस्त और खार है कि वो कह रहे थे इनको बैठने नहीं देंगे। अपनी जान पे खेल के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मीटिंग की, इलेक्शन किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसे पब्लिक ने चूज किया था, उन्होंने चूज किया है। अगर आयतुल्लाह खामेनेई चूज करते तो कहते आपके भाई ये गलत है। नहीं, ईरान की आवाम ने सपोर्ट किया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कानून नहीं है कि बेटा नहीं बन सकता, लेकिन बेटे को
इसलिए बनाया जाए क्योंकि बेटा है, ये अलग सवाल है। बेटे को इसलिए बनाया जाए क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, ये दूसरी दूसरी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है। क्या ये जानकारी सही नहीं है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी आप किताबें और अन्य रेफरेंसेस पढ़िए तो ये बताया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई एक मिड रैंकिंग क्लरिक थे जिनको कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम। क्या ये बात सच नहीं है? क्योंकि इससे पहले उनको कभी भी इस ऑर्डर के पहले आयतुल्लाह करके रेफर नहीं किया गया था। और अगर आपके पास कोई अंजना सबूत जी, हो या कोई इसके अंजना बारे जी, में किताब हो तो बता दीजिएगा। जी अंजना जी, देखिए मैं आपको और आपके व्यूअर्स को समझा दूं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं मुज्तहिद, फकीह और आयतुल्लाह, ये हाँ। सब एक होते हैं। ठीक है। मुज्तहिद वो शख्स होता है जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी होती है। हम्म। वो कुरान, सुन्नत, हदीस, अक्ल और इजमा, इन चीजों के मुताबिक यानी कंसेंसस, इन चीजों के मुताबिक इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता है। ईरान में जो मुज्तहिद हैं वो कई सौ हैं। उसके बाद एक लेवल होता है जिसे कहते हैं मर्जे तकलीद, जिनकी तकलीद होती है। वो ईरान में 6 लोग हैं जिनकी ईरान की ऑफिशियल ईरान के अंदर तकलीद होती है। उसके अंदर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई नहीं है, लेकिन हम्म। ये 100 से ज्यादा, 200 से ज्यादा ईरान में जो मुज्तहिद मौजूद हैं, जो हम्म। इस्लामी विद्वान हैं, जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें कहते हैं, आप कुछ भी कहें, मुज्तहिद कहें, फकीह कहें, आयतुल्लाह कहें, ये सब एक चीज है। ये आपने सब खुद ही कहा टाइटल्स अभी हैं। सैयद जमीर अब्बास, तो आप भी लगता है कि आप ही हैं जो व्हाट्सएप पे ये सब इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए, बस इतना ही मुझे कहना है। क्योंकि जो जानकारी उनके बारे में उपलब्ध है किताबों के जरिए से भी, वो इशारा करती है कि उनको आयतुल्लाह कभी नहीं रेफर किया गया। आपने भी कहा वो आयतुल्लाह नहीं थे, लेकिन एक ग्रुप में जिसमें वो रहते हैं उनको आप कुछ भी नाम से रेफर कर सकते हैं। लेकिन ईरान में ही उनको आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई अभी तक नहीं बोला गया था, इसलिए वो सवाल था। आप पता नहीं क्यों कन्फ्रंटेशन मोड में आते हैं। अरे सवाल पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि पूरे विश्व पर अब संकट गहरा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आते हैं, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों पर जाऊंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसको एक युद्ध का हथियार बनाना क्या सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मैं तो सीधा पूछ रही हूं। छोड़िए आप अमेरिका को और अमेरिका टैरिफ का क्या ये इस्तेमाल करता है, वो मैंने सवाल पूछ लिया एक्सपर्ट से। आप बताइए कि क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि जो लोगों के लिए जरूरी सामान है उसको आप रोकें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उसको आप युद्ध का हथियार बना दें? जी अंजना जी, जी अंजना जी, देखिए, वॉर से पहले एक स्टेटस थी दुनिया की, था दुनिया में कि वर्स्ट सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लगाए गए लास्ट 40 सालों में। हम्म। ईरान के अंदर हत्ता मेडिकल इक्विपमेंट्स भी नहीं लाने दिए गए। तो एक जमाना था कि आप किसी की शराफत को कमजोरी समझ लें तो ये बेवकूफी है। दुनिया समझ रही थी ईरान क्योंकि शरीफ है, आप उन पे सैंक्शंस लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, ईरान कुछ नहीं करेगा। और आपने ये हिमाकत की कि आपने आके उनके सुप्रीम लीडर को इलीगली और क्रिमिनली मार दिया। ये कहा गया था रेड लाइन है। और इसके बाद तमाम खाड़ी के देशों को, तमाम यूरोपियन देशों को क्लियरली कहा गया था वॉर से पहले कि अगर इस बार रेड लाइन क्रॉस किए ठीक है। चीजें होंगी। ये नहीं कहा था कि नहीं होंगी, ये मैं क्लियर कर लूं। तो ईरान के अंदर ये बिल्कुल क्लियर मैसेज ईरान दे रहा है कि हम्म। जो भी देश चाहता है उसकी जरूरी सामान पहुंचे, अमेरिकन एम्बेसी को वहां से निकाल दे, उसके देश का सामान आराम से पहुंच जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा रहे हैं, ये दुनिया खत्म हो गई कि आप ईरान को तकलीफ में रखो और खुद आराम से रहो। ठीक अब है। ईरान तकलीफ में रहेगा तो आपको भी तकलीफ में रहना पड़ेगा। ये ठीक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोपियंस को। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, भारत के लिए विकट परिस्थिति यह है कि हम इस युद्ध में किसी एक का साइड नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत भयावह है। वो मुज्तबा खामेनेई पे पीछे जाने को तैयार नहीं है, और अब वहां पर वो राजशाही और ये सब के बाद अब परिवारवाद, इन सब पर कोई चर्चा सुनने को तैयार नहीं है। आप भीड़ दिखाइए उनको। ये लोग उतर रहे हैं भाई, ईरान के लोग हैं ये कब तक चलेगा कि कुछ लोग हैं जो उतर रहे हैं? क्योंकि ये लोग उनके समर्थन में आज खड़े हैं। ऐसे में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है और भारत अंत तक क्या करेगा? और कब तक हम अपने आप को
जो कि कई लोग मानते हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम क्यों किसी का साथ लें, दूसरे लड़ रहे हैं आपस में, हम किसी का साथ क्यों लें। लेकिन क्या वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे जब भारत को एक स्टैंड लेना होगा इस पर? ना हम ईरान की ऐनक से देख रहे हैं इस युद्ध को, ना हम अमेरिका के चश्मे से देख रहे हैं। भारत अपनी आंखों से इस युद्ध को देख रहा है और वो ठोस फैसले ले रहा है जो भारत के हित में है। मैं आज की ही बात करता हूं, आज तक भी दिखा रहा था, तमाम चैनल्स भी दिखा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई। उन्होंने कहा ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भारत में कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, मजबूती से भारत इस युद्ध का सामना भी कर रहा है, परिस्थिति पे काबू भी पाया हुआ है और आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जयशंकर जी ने कल बयान दिया था संसद के पटल पर, और मैं समझता हूं, देखिए चाहे परिस्थिति मुश्किल जरूर हो, लेकिन आज भारत भी इतना मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि यहां पे जो आम आदमी है, क्या वो तेल की कीमत ज्यादा दे रहा है? हम सब जानते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद तेल की कीमत नहीं बढ़ी है, क्यों? तीसरी बड़ी बात है एक दूरदर्शिता होना। करीब 8 सप्ताह का जो तेल का रिजर्व है वो आज भारत के पास है, और ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से भारत ने दूर की सोची कि आम जनता पे प्रभाव ना आए। अगली बात, हमें यह भी जानना होगा, जब बात होती है एलपीजी की, जब बात होती है सीएनजी की, तो क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले आज एक कमेटी बनाई गई है जो 3 बड़ी पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं उनकी डायरेक्टर्स की, जो ये सुनिश्चित करेंगी कि प्राथमिकता रहेगी कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो पहुंचे आम आदमी तक। ये पहली बात। दूसरी बात, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस से लागू किया जाएगा, जिससे कि कोई होर्डिंग नहीं करेगा। तीसरी बड़ी बात, 2 गैस सिलेंडर जब बुकिंग होती है उसके बीच में 25 दिन की अवधि का गैप होना चाहिए। ये फैसले तुरंत क्यों लिए गए? इसलिए लिए गए कि आज की जो परिस्थिति है उसमें भारत में ना तेल की कमी है, ना एलपीजी की कमी है, ना सीएनजी की कमी है, और अगर इसका फायदा कोई ब्लैक मार्केटियर उठाने का प्रयास भी करेगा तो बड़ी सजगता से केंद्र सरकार भी और साथ में जो प्रदेश सरकारें हैं वो मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को तकलीफ ना हो, और मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी भारतवर्ष से बड़े नहीं है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर आघात किया है मोदी सरकार ने। एक प्रश्न ये भी पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है हम युद्ध के खिलाफ खड़े रहे हैं दृढ़ता से, और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ बोले हैं। क्या अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस का कोई मैंडेट था इस युद्ध के लिए? तो जवाब है नहीं। क्या अमेरिकी कांग्रेस खुद डिवाइडेड नहीं थी इस युद्ध के लिए? तो जवाब है हाँ। क्या 20% रेटिंग ट्रंप की नहीं रह गई अमेरिका में? मतलब 75-80% लोग युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हम निष्पक्ष रहे? तो जवाब है नहीं। 36 घंटे पहले युद्ध के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की जमीन पर थे, एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा? इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल फर्मली विथ फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड। मतलब वो जानते थे कि युद्ध की कगार पर खड़े हैं, और हो सकता है कि वो जानते थे कि युद्ध होने वाला है, तब हमारे 1 करोड़ मैंने आपको पहले भी कहा है अभय जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर अभी कह रही हूं टोक कर, अगर आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है, जली ना, तेरी भी जली ना तो अब आप ये कह रहे हैं अभय दुबे जी कि ईरान पर अटैक करने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू मोदी से पूछते हैं, मोदी को बताते हैं, मोदी से कुछ भी? अरे पूछने का प्रश्न ही नहीं। तो बता के करते हैं, बता के हमला करते हैं। ठीक है अभय जी, बताकर हमला करते हैं। 30 दिन का अभी तक आप लोग कह रहे थे कि ट्रंप कहते हैं तो वो मोदी करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि मोदी को बताकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप ही ने बोला ना कि उनको पता जी, था। मैंने स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया मोदी जी का। क्या कि मुझे नेतन्याहू ने बताया कि अटैक करूंगा? स्टेटमेंट है उनका 36 घंटे पहले इजराइल में स्टेटमेंट क्या है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट, इस युद्ध के समय में, एंड बियॉन्ड दैट। इसका क्या अर्थ हुआ?
मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी सो गौरव नहीं, भाटिया जी अंजना जी, कह मैं रहे उत्तर थे दूंगा। कि हमने रेट नहीं बढ़ने दिए, तो देश के लोगों उनको गौर पूरा से करने सुनिएगा। 4,30,000 करोड़ रुपए ये अर्जित करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर, जीएसटी से लेकर डिविडेंड तक। और कितना इनका सब्सिडी का बर्डन है, जो सब्सिडी ये देते देश की जनता को। अभी कैबिनेट ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं, और 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1,60,000 करोड़ रुपए टैक्स के केंद्र के हिस्से के लगते थे, और 1,64,000 करोड़ रुपए चलिए का अंजना जी, उसका उत्तर दे दो, सब्सिडी का प्लीज। बर्डन था। रुक जाइए, मतलब आ रहे हैं। 4,000 लेकिन करोड़ रुपए हम बोलिए जेब से अभी, दिया करते थे। ठीक है, अब मोदी सरकार के मंत्री ने बताया क्या आज तक कि कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है? क्या प्रधानमंत्री जी ये पहले से तय नहीं किया जाना था? 3 प्रकार के रिजर्व हमारे पास हैं, एक क्रूड ऑयल का है, एक रिफाइंड का है, और एक युद्ध के आपात समय का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो क्या हमको समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी? केपलर की रिपोर्ट बताती है कि 20 से 25 दिन का रिजर्व है, लेकिन आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एप्स्टाइन के मुकदमे में फंसे हैं। रशिया से मैं फिर आरोप लगाना चाहता हूं। रशिया मैं से उत्तर दे दूंगा आप अंजना जी, कहते हैं अब तो तथ्यों के आपने आधार पे 7 दूंगा। लाख बैरल पर डे लेकर आ गए फरवरी 2026 में जनरल इंपोर्ट सिन्हा, क्रूड का रशिया से। ठीक है। और जनरल सिन्हा, कितना था पिछले साल? उनका 17 कहना लाख है बैरल कि पर डे। और प्रधानमंत्री आपने को बताया था कि हमला करेंगे ईरान पर। ये पागलों की तरह बात करना, ये क्यों उनकी धरती में जाके कहते हैं कि इंडिया के डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट? आपके विपक्ष के लोग जाकर के कहते हैं आपको इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो आपने सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं। ये हमें तो दिखाई दिया ना, और हमें यदि विपक्ष ये कहे कि जाकर के आप खड़े हो जाओ, हम अंधे हैं क्या? हमारे ऊपर थिंकिंग नहीं है क्या? वी आर लोग, देखिए देश ऐसा नहीं चलता कि देश में केवल जो प्रधानमंत्री या वहां बैठे लोग लेते हैं। आपसे भी, आप भी हैं, आप भी ओपिनियन बनाती हैं, और हम लोग बैठे हुए जो ओपिनियन आप मौका देती हैं, हम बताते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये सबसे बड़ा, आप यदि देखते हैं तो कोई उदाहरण हो सकता है तो ये है। हम उसको भी बोल सकते हैं, ईरान को, हम इजराइल को भी बोल सकते हैं कि आपने ये क्योंकि हम तो खड़े नहीं हैं उनके साथ ना। आज अंजना जी, आज देखिए 12 दिन की लड़ाई के अंदर भी जब हुआ था, और आज 11 दिन की लड़ाई हो चुकी है। आपको दिखा कि हम अमेरिका के साथ कहे कि हाँ आपने अच्छा कर लिया। वहां टेररिज्म के मामले में एब्सोल्युटली और खड़े होना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हर एक बार मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि वहां की धरती से नहीं हो सकता। ईरान के लिए हमारा संदेश यह होगा, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, दे हैव टू स्टॉप। ये नहीं हो सकता। जवाब दीजिए इसका। यही अभय जी, टेररिज्म का अभय जी, सबसे फिर बड़ा मैं तुरंत गुण है। जाऊंगी गौरव और जी के इंडिया पास। इज एब्सोल्युटली इन द करेक्ट पाथ। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए एक बात का जवाब देकर जाइए। मैं तो पागल जैसे शब्दों को संबोधित नहीं करता, हमारे जो सेना के पूर्व बड़े अधिकारी रहे हैं। आप कीजिए, आपको शोभा देता है, विरासत में ये सिखाया होगा आपको। रशिया से क्या लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल परचेस एग्रीमेंट सरकार करने की हिम्मत करेगी? मैं कहा ये जैसे गल्फ की कंट्री से आपने किया है, जैसे आपने गल्फ की, नहीं, मूल मुद्दे पर आइए, मूल मुद्दे पर आइए। स्ट्रेटेजिक, सुनिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्या हिम्मत है आपने? उसने कहा, उसने वेवर क्या दिया है साहब, कि यदि जो मैं नहीं समुद्र में कंटेनर्स में क्रूड ऑयल आ गया है रशिया का, वो ही क्रूड ऑयल भारत खरीदेगा सिर्फ। तो क्या हिम्मत है भारत सरकार में कि लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट बताए? अरे एप्स्टाइन के मुकदमे में घिरी हुई सरकार है, ये गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। अडानी का मुकदमे गौरव जी से और घिरी हुई अभय जी सरकार है, को ये क्या मुंह खोलेगी? हाँ, हाँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। योगी जी धीरे धीरे, क्या बोला तूने? योगी जी धीरे धीरे।